हाय एवरीवन, माई सेल्फ रईस अहमद 20% एमबीबीएस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नीट 2025 में आपको फिजिक्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए जिससे आप 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स ला सकें। देखिए मेरे जो है ना वो 160 मार्क्स आए थे 180 में से, ठीक है ना। क्योंकि मुझसे 2-3 गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से मेरे पूरे मार्क्स नहीं आ पाए। अगर आप उन गलतियों को नहीं करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपके 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आएँगे। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो मैं इस वीडियो में बताऊँ उसको आपको अच्छे से सुनना है और उसको ही करते जाना है पूरे साल। तो आप यकीन माने कि आपके नीट 2025 के अंदर फिजिक्स में तो 180 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों को फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी जो है ना वो आपको कंप्लीटली नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी जो है आपको ऐसा नहीं कि मतलब जैसे आप बायो पढ़ते हैं ऐसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है फिजिक्स की, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है बेसिकली, देखिए, आपको क्या करना है, फिजिक्स की जो एनसीईआरटी जो है ना, उसके जो अंदर एग्जांपल्स दे रखे होते हैं, ठीक है ना, उन एग्जांपल्स को आपको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रूफ, ठीक है ना, कि सेम यानी कि एग्जांपल से उठकर सेम हूबहू एक क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ है। नीट 2022 में, ठीक है ना। देखिए, ये देखिए पहले तो एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी ऊपर से गिर रही है, ठीक है ना, तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो बेसिकली क्या होगा, ठीक है ना, इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर बिगिनिंग विद ये, मतलब ये पूछ रहा है आपसे 1357। अब यही देखो मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। तो अभी आपको बताया है क्या होता था, 1:3:5:7 ऐसा होता है। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। समझ आ रही बात, मतलब हु बहू यानी कि जो एग्जाम्पल था उसी से ही सेम क्वेश्चन उठाया और आपके नीट में आ गया। ये जो है ना वो 2022 में आया है। आप चाहें तो जाकर 2022 का पेपर उठाएंगे तो आपको वहां पर ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बात क्या है कि आपको एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे होते हैं उनको आपको अच्छे से करना है, ठीक है ना, क्योंकि सेम का सेम क्वेश्चन आपका नीट में भी आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या है हमारे पास में। अच्छा, और साथ में क्या करना है, आप जो एनसीईआरटी के अंदर बीच-बीच में ऐसे कुछ आपको ब्लू बॉक्स दे रखे होते हैं, ठीक है ना, ब्लू बॉक्सेस। इसमें क्या है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दे रखी होती हैं। एक बार आप उसको रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप अलग से कहीं नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको बार-बार एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, 1-2 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, पूरे चैप्टर के अंदर इन ब्लू बॉक्सेस के अंदर। वही आपको अलग कॉपी में लिख लेना है। तो ये आपको करना है एनसीईआरटी से। और साथ में क्या, अच्छा, आपने देखा कि आपके नीट के पेपर के अंदर एआर यानी कि असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उनको करने के लिए क्या है, आप चैप्टर के पीछे जो रखी होती है समरी, उस समरी को आप पढ़ सकते हैं। उस समरी को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ देखिए ये लिखा हुआ वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अब अगर तुम्हें कॉम्यूटेटिव का मतलब नहीं पता होगा और अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, उसने बोला कि कौन सा ऑप्शन है जो कॉम्यूटेटिव ऑफ वेक्टर एडिशन को शो कर रहा है, अगर आपको नहीं पता होगा तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको समरी जो है ना, समरी में आपको बता रखा है कि कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के पीछे चैप्टर की समरी दे रखी होती है, उसको आपको रीड कर लेना है। वहां से भी अगर तुम्हें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसको आप अलग से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में क्या है, यहाँ से अच्छा एआर वाले क्वेश्चन बनते हैं, साथ में क्या है, पॉइंट्स टू पॉन्डर ये दे रखा होता है पीछे हमारे पास, ठीक है ना, चैप्टर के पीछे। यहाँ से भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको एनसीईआरटी में बेसिकली यही करना है, अंदर के एग्जाम्पल, ठीक है ना, और साथ में हमारे पास में आपको जो भी समरी दे रखी होती है वो पढ़नी है और पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ने पढ़ने हैं नीट के लिए, ठीक है ना, एनसीईआरटी से। तो क्या पढ़ना है आपको, आपको नीट के लिए एनसीईआरटी में से एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है ना, और पॉइंट्स टू पॉन्डर देखना है और समरी देखनी है। इतना ही बहुत है एनसीईआरटी के लिए। और मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी का मतलब केवल एनसीईआरटी बुक नहीं है, उसके साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, ठीक है ना। ये 11th की है और ये 12th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ठीक है ना। अब मैं दिखाता हूँ, देखो इसको भी आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि सेम का सेम क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर में है हु बहू वैसे ही, यानी कि ऑप्शन भी चेंज नहीं करना, ठीक है, ऑप्शन भी एबीसी नहीं, सेम का सेम ऑप्शन उठाकर आपके नीट 2018 में एक क्वेश्चन आया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए पहले ये क्वेश्चन जो है ना वो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12th की एनसीईआरटी का है। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ, अगर आप इस चैप्टर में जाके देखेंगे एग्जाम्पलर में तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ हूबहू दिख जाएगा और ये सेम का सेम क्वेश्चन जो है ना वो आपके नीट 2018 में आया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, देखिए उन्होंने ऑप्शन तक जो है ना वो चेंज नहीं किया है, समझ रहे हो बात, ऑप्शन में भी उन्होंने ऐसा कुछ
मतलब ए बी सी जो सीक्वेंस है ना वही उन्होंने रखा हुआ है, बात समझ आ रही है, कुछ भी चेंज नहीं करते वो लोग। ठीक है, तो बात क्या है कि आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पढ़नी है, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, बच्चे उसको छोड़ देते हैं। बात समझ आ रही है। ये तो रहा आपका एनसीईआरटी में से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है ना, इतना आपको एनसीईआरटी में से पढ़ना है, एग्जाम्पल और ये पढ़ना है। साथ में क्या आप लोग जो है ना कोई अदर बुक जो भी आप प्रेफर करें उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले आपको क्या करना है, पहले आप हमारे पास में कोई जहाँ भी आप कोचिंग ले रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन है ऑफलाइन है, पहले तो आप लेक्चर देखेंगे, ठीक है ना। अगर आप ऑनलाइन है तो लेक्चर देखिए, और ऑफलाइन है तो आप लेक्चर लेने जाएंगे वहाँ पर, तो लेक्चर पहले आपका, ठीक है ना, अच्छे से आप उसको लिख लीजिए। फिर क्या है, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया उसका आप एक बार क्या करिए, उसका आप एक बार रिवीजन करिए, ठीक है ना, उसको एक बार रिवाइज करिए कि उसमें लेक्चर में हमें क्या पढ़ाया गया था। जब आप ये कर लेंगे, फिर आपका क्या है, फिर आपका आता है एक, आपको बनानी है फॉर्मूला कॉपी। क्या बनानी है, फॉर्मूला कॉपी, ठीक है ना। जो भी लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है उसमें जो भी फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है उस फॉर्मूले को एक फॉर्मूला कॉपी बना लीजिए आप, उसमें उस फॉर्मूले को लिख लीजिए। और साथ में ये भी लिख लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, छोटा सा एग्जांपल देके, जैसे F इज इक्वल टू एम ए है। हालांकि ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, लेकिन ऐसे ही जो अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं जो जल्दी आपको याद नहीं होते हैं उनको आप लिखिए, और साथ में ये लिखिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे F का मतलब हमारे पास में फोर्स है, ठीक है ना। M का मतलब हमारे पास में क्या है, M का मतलब हमारे पास में मास है, और ए का मतलब है आपका एसिलेरेशन, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेना है, ताकि आपको ये भी पता रहे कि इस फॉर्मूले में इस चीज का क्या मतलब है, ठीक है ना। क्योंकि आपके नीट के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बात समझ आ रही है। जब आप इतना कर लेंगे तो लेक्चर देख लिया, उसका रिवीजन कर लिया, उसका फॉर्मूला कॉपी बना लिया, उसके बाद आता है आपका जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपकी बारी आती है। डीपीपी आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो अब जब आप ये भी कर लेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर आती है बात पी बाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनको करने से पता क्या होता है, इनको करने से एक तरह का मोटिवेशन आता है हमें कि यार हमसे अगर पी बाई क्यू बन रहा है, इसका मतलब हम लोग जो है ना नीट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब पी बाई क्यू बन रहा है बेसिकली वो नीट का क्वेश्चन था। अगर हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम आगे आने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। पी बाई क्यू आप हमेशा बाद में करें, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप पहले करने बैठ गए और अगर तो क्वेश्चन नहीं बनता तो आपको मतलब बहुत बुरा फील होता है कि यार हमसे क्वेश्चन नहीं बनना तो नीट में कैसे कर पाऊंगा मैं इसको। तो पी बाई क्यू को आप बिल्कुल लास्ट में करिए, जब आप बुक भी सॉल्व कर लें तब आपको पी बाई क्यू करने हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, या तो मैं कह रहा हूँ आपको जब आपका पूरा चैप्टर एक कंप्लीट हो जाए तब उन पी बाई क्यू को आप इसलिए रखें ताकि आप उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाएं। सुनिए कैसे, मान लीजिए आपने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है ना। अब आपको क्या, आपके सारे कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के मिक्स हो चुके हैं। अब आप लेके बैठेंगे पी बाई क्यू उस पर्टिकुलर चैप्टर के। अब जब आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के पी बाई क्यू देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें पूरे चैप्टर में से फॉर्मूलों का यूज करके क्वेश्चन आया हुआ है। तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये फॉर्मूला यानी कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला काम आएगा और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। या तो आपको करते समय आपका रिवीजन होगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार जब फॉर्मूला वहां से पढ़ लेंगे तो आपको वो अच्छे से वापस से आपका फॉर्मूला जो है यानी कि वो चैप्टर है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि मैं यही करता था, मतलब ठीक है ना, मैं क्या करता था कि पी वाई क्यू को चैप्टर के लास्ट में करता था, चैप्टर पूरा होने के बाद में, जिससे क्या होता था मेरा मेरा पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से रिवाइज हो जाता था, ठीक है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं पी वाई क्यू के लिए। और साथ में क्या है, जो आपने फॉर्मूला कॉपी बनाई है, जो आपका पूरे वीक में पढ़ाया गया है, तो उस पूरे वीक वाले को आप एक बार संडे को उन केवल फॉर्मूले को एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला ही काम आना है आपके मेन एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि आपके नीट के अंदर केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से ये करेंगे तो आप यकीन माने, और आपको भी लग रहा होगा अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके नीट में, आप यकीन माने, 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक रहा है। बात समझ आ रही है तुम्हें? तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो और आप मिस ना कर पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत